पूछा थोड़ा सा चश्मा कहाँ है, मेरी बेटी चश्मा कहाँ गया? क्या है, हद आ गया आपने। कहाँ चश्मा? हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सुनील व्यक्ति दिल्ली मुखर्जी से आप सबका द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कशन सेशन में स्वागत करता हूं। एक यूपीएससी इंटरव्यूअर और व्यक्ति सिविल सर्विसेज मैगजीन का संपादक, लेखक, दिल्ली में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर, अन अकेडमी का एजुकेटर। तो चलिए, द इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू का IQ IP किया जाए, आपको मजा भी आएगा। अच्छे टॉपिक है, 3-4 टॉपिक आज बहुत थे नहीं। हिंदू का तो आप समझिए कि जो मेन पेज होता है एडिटोरियल को, तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं था, मतलब नथिंग। एक केवल एवियन फ्लू के बारे में, बाकी 2 जो है अमेरिका के बारे में है कि जो वहाँ के अब जो बिडेन राष्ट्रपति घोषित हुए और वहाँ पर जो तोड़फोड़ हुई, तो ठीक है, बिल्कुल बेकार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द हिंदू। आज फिर अपनी बात स्टार्ट करने से पहले मैं एक ही बात कहना चाहूँगा उन बच्चों को जो बिल्कुल अभी नौनिहाल हैं, बिल्कुल नए हैं और अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। बच्चों, मैं हमेशा एक ही चीज़ बस आपसे, आप ये मानिए जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, शुरुआत में मेरी क्लास समझ में नहीं आएगी कुछ टाइम तक, क्योंकि हमने जो है इस तरीके से हर चीज़ को जोड़ करके पढ़ाई नहीं करी है। यानी हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, ऑब्वियस से हमें सीधा सीधा पढ़ाया जाता है, चाहे हम 10th करें, 12th करें, ग्रेजुएशन करें। तो ऐसे में नए बच्चे हमेशा याद रखेंगे कि आप देखते होंगे टॉपर को भी टॉप करने में 5 अटेम्प्ट लगते हैं। तो 4 अटेम्प्ट वो क्या करता है? 4 अटेम्प्ट गलतियां करता है, प्री निकलता है, गलतियां करता है, मेंस निकलता है, बाहर होता है, इंटरव्यू देता है, सेलेक्ट होता है, यानी रैंक लगाने तक 4 से 5 अटेम्प्ट लग जाते हैं। ये सबके साथ होता है। तो ऐसे में अगर आप सफल होना चाहते हैं और जो गलतियां हैं वो गलतियां आप पहले ना करें, क्या करें? वो गलतियां आप मतलब ना करें और पहले अटेम्प्ट से ही आप 5वें अटेम्प्ट वाली ऊर्जा और जो दृष्टि आपको चाहिए, जो विजन चाहिए, वो यहां पर आपको, यानी हम लोग हिंदू में वही करते हैं कि जो आपको 5वें अटेम्प्ट में समझ में आता है कि हमको इस प्रकार का ज्ञान चाहिए, वो मैं आपको शुरुआत में डालता हूं। इसलिए थोड़ा सा अनुभव और की कमी के कारण, चूंकि आपकी उम्र 18, 19, 20 वर्ष है, तो हम क्या करते हैं, एक फेरा में फंस जाते हैं। उस फेरा से बाहर आइए और यहां पर हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं उससे कुछ भी पढ़िए। आप इस दुनिया में एनसीईआरटी पढ़िए, आप कुछ भी पढ़िए, तो पढ़ने के बाद उसको यूज करना सीखिए। जो मैंने कहा, यूज करना। जब आप यूज करना सीखेंगे, यानी कुछ भी पढ़े, GS1 में कहाँ आएगा, GS2 में कहाँ आएगा, 3 में कहाँ आएगा, 4 में कहाँ आएगा, निबंध में कहाँ आएगा, ऑप्शनल में कहाँ आएगा, प्रीलिम्स में कहाँ आएगा, इसी को कहते हैं IQ IP यानी इंटरलिंकिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। 8 जनवरी 2021, यानी ये आज का दिन आप सबके लिए, आपकी मतलब आप ये मान के चलिएगा कि आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन है। क्यों? क्योंकि अब जो 2021 वाले हैं, अब 8 जनवरी अगली, यानी कि जो एसए का पेपर होता है आज से स्टार्ट हुआ, यानी यूपीएससी का मेंस, तो अब ये 8 जनवरी 2021 वालों के लिए, 22 वालों के लिए, यानी जब भी आपका मेंस का एग्जाम होगा वो 8 जनवरी हो, 8 मार्च हो, यानी अब यही दिन आपकी लाइफ में आपका इंतजार कर रहा है। आने वाले समय में जैसे आज एग्जाम स्टार्ट हुए हैं, वैसे ही जब आपका अटेम्प्ट आएगा 21, 22, 23, तो एग्जाम स्टार्ट होंगे। तो उसके लिए जो आप 21 में करेंगे, जो आप 22 में करेंगे, जो आप 23 में करेंगे, उसके लिए हमें अभी से तैयार होना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अभी से तैयार होना पड़ेगा। और आपकी तैयारी में एक माध्यम के रूप में मैं अपनी छोटी सी भूमिका निभाना चाहता हूं, आप सबका साथ चाहता हूं और एक लंबा साथ चाहता हूं कि कुछ कमियां भी रह जाएं तब भी एक्सेप्टेंस बनाए रखिए, क्योंकि इंसान हूं, कमियां स्वाभाविक है, मुझ में भी होना। बट ये इस बात का वादा है कि कॉन्सेप्ट में, फैक्ट में यहां पर कोई कमी कभी नहीं आएगी। यानी जो भी कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे वो वर्ल्ड क्लास होगा, एकदम इनोवेटिव होगा और फर्स्ट टाइम वो मैं ही सिखाऊंगा, मुझे अच्छे से पता आपको। वहां पर नहीं, यानी कभी ऐसा कुछ हो जाए, कभी क्लास ऐसा वैसा, वो उसकी बात मैं कह रहा हूं, ठीक है? मेरा ऊपर नीचे होता रहता है, वो प्रकृति में कुछ नहीं होगा तो टेक्नोलॉजिकली दिक्कत आ जाएगी, कोलैप्स हो जाता है।
उसकी बात कर रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फिर इसके बाद आपका आ गया वैकल्पिक विषय, यानी जो भी आपका वैकल्पिक विषय होता है, जो नए बच्चे हैं आपको अपडेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अपडेट। ये इसलिए लगे अपडेट करना पड़ता है, यानी कि जो भी करंट की घटनाएं घटती उन्हें हम यहां पर लेकर के आते हैं, तब आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है वह आपके अकॉर्डिंग चलता है। यानी अरस्तु हम क्यों पढ़ रहे हैं? कि अरस्तु को समझ सकें, या अरस्तु इसलिए पढ़ते हैं कि हम अरस्तु के सिद्धांत को वर्तमान में कहां कहां इंप्लीमेंट कर सकते हैं और कहां बेहतर कर सकते हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं। तो स्वाभाविक है जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं थिंकर्स, आप लोक प्रशासन पढ़ते हैं थिंकर्स, ठीक है ना, तो आप थिंकर्स, या सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं थिंकर्स, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं थिंकर्स, तो जहां पर भी आप थिंकर्स पढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या है? उन थिंकर्स, वो तो पुराने प्राचीन काल के, मध्यकाल के, आधुनिक काल के, अब उनकी उपयोगिता आपकी निगाह में एज ए सिविल सर्वेंट कैसी है? तो करंट में जो घटनाएं चलती हैं हम उनको वहां से इंटरलिंक करते हैं। तो आप इसको यहां से सीखते रहिएगा, तो आपको आपका कोई भी ऑप्शनल हो, मैं बच्चों कभी नहीं कहता हूं कि आप ये रखिए जो आपकी मर्जी, मैं कभी नहीं कहता। देखो हिंदी साहित्य में पढ़ाता हूं, कहीं लिखा ही नहीं गया है। ये केवल इसलिए है कि ये ना लगे कि सर बायस्ड है, बिल्कुल भी नहीं। आपकी रुचि इन विषयों में, आप इनको लीजिए, बट इनको अपडेट करना सीखिए तो आपको भी नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाषा के कारण नंबर नहीं मिलता, उस भाषा में बेहतर कंटेंट नहीं इसलिए नंबर नहीं मिलता। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। आज चूंकि एक नया दिन है 8 यानी मुख्य परीक्षा, अब आपकी जीवन में भी आएगा, इसलिए थोड़ी रुक रुक करके अपनी बातें बताऊंगा, फिर आ जाऊंगा टॉपिक पे। इंडियन एक्सप्रेस में आज 2 एडिटोरियल हैं। बहुत अच्छा एडिटोरियल है जो मैंने आपसे कहा था, कोलैबोरेटिव लीडरशिप। क्या था? वैल्यू ऑफ कोलैबोरेटिव लीडरशिप। बहुत बढ़िया लिखा। देखो इसको बोलते हैं पॉजिटिव लेखन। ये कोविड को लेकर के आलोचना होती रही कि सरकारों ने ये किया, इन्होंने ये किया, ये कमियां, कितना पॉजिटिव लिखा गया कि हम तमाम नेगेटिविटी के बाद कितनी पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हैं। बहुत बढ़िया है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक नया कॉन्सेप्ट, यानी एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट आपको पता है, एक नए एग्जाम्पल से हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को सीखेंगे, लीडरशिप को सीखेंगे, किसी भी संस्था का चरित्र उसके नेतृत्व में प्रतिबिंबित होता है उसको सीखेंगे। तो ये बहुत बढ़िया है। और इसके साथ साथ हम यहीं पर सीखेंगे कि जहाज, इसी में सीखेंगे 2020 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन, ऐसे का प्रश्न, जहाज अपने आसपास के पानी से नहीं डूबता, जहाज डूबता है जब पानी जहाज के अंदर आ जाता है। तो कोविड पे चर्चा है तो चाइना को लपेट लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। फिर इसके बाद न्यू पार्लियामेंट बिल भी आ, मॉन्यूमेंट टू कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो ये भी अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा लिखा गया। आज आपको पूरा ये जो सेंट्रल विस्टा आपका जो नई पार्लियामेंट बन रही ना, बहुत बढ़िया है। मतलब पॉजिटिव, अगर आप इसका सकारात्मक पक्ष लिखना चाहते हैं, कल हमने नकारात्मक पढ़ा था कि 1350 करोड़ रुपए खर्चा हो रहा है, वो खर्चा इकोनॉमिक और सोशल वेलबींग में होना चाहिए, कल हमने ये पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक्चुअल में इसकी, ये जो बन रहा है इसकी पॉजिटिविटी क्या है। तो अच्छा, मतलब अच्छा समझ में आएगा, बिल्कुल सकारात्मक। तो ये दोनों बहुत ज्यादा हिट है आज। द हिंदू के जो हम आज फ्राइडे, आप सबको पता है, तो फ्राइडे में एक अपोजिट एडिटोरियल में क्वेश्चन आंसर आता है जिसको मैं इंटरव्यू कहते हैं, डू वी हैव अ ग्रिप ऑन डिसइंफॉर्मेशन इन 2021। ये फेक न्यूज पर बहुत अच्छा एडिटोरियल है। कम से कम आपको ये पता लग जाएगा कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो फेक न्यूज मतलब या इस प्रकार के फर्जीवाड़े पर ध्यान रखते हैं। तो अच्छा टॉपिक है ये। बाकी ये तो आज हिंदू बेकार है, मतलब बुरी तरह से बेकार है, ठीक है ना। 2-3 इसमें सब वहीं पे अमेरिका वाले पर ही है, एक फ्लू वाला करेंगे बस, बाकी तो 3 एकदम बेकार है, कुछ भी नहीं। द हिंदू ये आपके पास फ्रंट पेज की न्यूज, और फिर पीआईबी आपके पास, ठीक है ना। तो अब चलते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म। आप सबका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जो भी बच्चे अपनी यूपीएससी की जर्नी मेरे साथ करना चाहते हैं तो वो यूज कोड एसके लाइव, यानी वो एसके लाइव कोड यूज कर सकते हैं। और मेरी स्ट्रेटजी में ऑप्शनल इथिक्स और ऐसे, यानी पहले मुख्य परीक्षा आती है, तो आप जैसे ही एडमिशन लेंगे, ये लेक्चर्स मैं करा चुका हूं इथिक्स और ऐसे, आते ही आपको क्लासेस और नोट्स मिल जाते हैं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखना स्टार्ट कर देते हैं। अब ऐसा तो नहीं हर दिन मैं लाइव रहूंगा, फिर इसके बाद इसकी फिर लाइव क्लासेस भी होंगी, आप खत्म कर लेंगे, बार बार रिवीजन करके आप तैयार हो जाएंगे। और ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर में पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका इतिहास पढ़ाना बाइलिंगुअल, लेकिन अब इस महीने फिर व्यस्तता, फिर थोड़ा आगे निकल गया। द हिंदू
आपको बताने की आवश्यकता नहीं, यही चल रहा प्रीलिम्स प्लस एनसीईआरटी। इसके माध्यम से प्रीलिम्स और एनसीईआरटी के माध्यम से जीएस 1, जीएस 2 और 3 का जो ट्रेडिशनल जो यूनिट्स हैं वो आपकी कंप्लीट करा दूंगा। तो आपका पूरा, यानी ये मेरे साथ आपकी यूपीएससी की जर्नी। तो जो बच्चे इस प्रोग्राम में बिलीव करते हैं मेरे साथ, मेरे कोर्स से अटैच हो सकते हैं। इसके लिए आपको एडमिशन लेना पड़ेगा यूपीएससी सीएससी जीएस के लिए। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको जीएस के लिए लेना पड़ेगा प्लस या आइकॉनिक में। प्लस में अगर आप लेते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि 1 साल से कम तो आइए ही नहीं, और एसके लाइव कोड यूज करिए, 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप आइकॉनिक लेते हैं, पर्सनल आपको मेंटोरशिप अनअकैडमी की तरफ से मिलती है। यहां पर भी एसके लाइव कोड 10% आपको डिस्काउंट मिलता है, 1 साल 2 साल जो भी आप आना चाहें। इसके बाद ऑप्शनल आप अगर लेना चाहते हैं तो 6 महीने से कम लीजिएगा नहीं, जो खत्म होगा नहीं 6 महीने से पहले, तो आप ये ले सकते हैं। और 12 महीने का लें तो बेस्ट है। एसके लाइव कोड यहाँ पर यूज करें, 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस 10% से अधिक जो भी मिलता है वो अनएथिकल है। ठीक है, कई बच्चे कहते सर और मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता, वो जो भी है वो गलत है। तो 10% से ज्यादा नियम ही नहीं है अनअकैडमी का, तो मिल ही नहीं सकता। स्पेशल क्लास मैं ऐड वैड नहीं करता था, थोड़ा करना स्टार्ट कर दूं भैया। ज्योग्राफी 6 to 12 ओल्ड एनसीईआरटी प्लस न्यू एनसीईआरटी, यहां न्यू शब्द मिसिंग है। सीरीज प्लस मैपिंग एक साथ, अलग नहीं है, यानी ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये स्टार्ट हो रही फॉर प्रीलिम्स। इधर देखो, टोटल प्रीलिम्स फोकस स्टार्ट, कोई मेंस नहीं। इनफैक्ट मैं मेंस की चर्चा भी नहीं कर चुकी, मेरी पहचान हो चुकी मेंस, तो बच्चा को लगता है कि समझ नहीं, टोटल प्रीलिम्स। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी की एनसीईआरटी प्रीलिम्स अगर आपने अच्छे से कर ली, समझा दिया किसी ने, तो ज्योग्राफी में आपको इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं, और विषय में तो झांकने की जरूरत है। ज्योग्राफी की एनसीईआरटीयां बेस्ट हैं। तो इसमें ये 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग होगा सुबह 10 बजे। क्लास लॉन्च हो चुकी है, और सुनील अभिव्यक्ति जो हमारा अनअकैडमी टेलीग्राम है उसमें ये क्लास शेयर भी हो चुका है, आप इसको एनरोल करें। एनसीईआरटी समरी, ज्योग्राफी एनसीईआरटी एंड मैपिंग, देखिए सीरीज का नाम है लेक्चर 1 लिखा हुआ, ज्योग्राफी एनसीईआरटी एंड मैपिंग सीरीज लेक्चर 1 क्लास 6 ओल्ड एनसीईआरटी, यानी कि 6, 7 अर्थ की ओल्ड पढ़ाऊंगा, और 9th 10th 11 12th की न्यू पढ़ाऊंगा। तो 6, 7 अर्थ मैपिंग आपकी जबरदस्त हो जाएगी, क्योंकि आपको पता सारे कॉन्टिनेंट वगैरह यही खत्म हो जाएंगे। तो ये ज्योग्राफी एनसीईआरटी और प्लस मैपिंग अलग से। लेक्चर 1 देखिए लिखा हुआ, ये स्टार्ट हो रहा है 12 जनवरी 2021 10 बजे सुबह। क्लास लॉन्च है, ठीक है ना, ये आप यहां से देख सकते हैं, क्लास लॉन्च है। कंप्लीट प्रीलिम्स क्लास कॉन्सेप्ट विद फैक्ट्स एंड मैप। ये देखिए क्या है, कॉन्सेप्ट भी रहेगा, फैक्ट भी रहेगा और मैप भी रहेगा। तो ये आप एनरोल स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, जिससे मजा आ जाए आप लोगों को और मुझे भी। और ज्योग्राफी मैं करा रहा हूं, आपने ज्योग्राफी बहुत पढ़ी भी होगी, मुझे अच्छा लगेगा, आपको कंपेयर करने का मौका भी मिलेगा कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं कैसे नहीं पढ़ते। हो सकता है मैं खराब पढ़ाऊं, हो सकता है मैं अच्छा पढ़ा दूं, तो एक बार चेक जरूर करिएगा, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस जर्नलिज्म ऑफ करेज। क्या है द इंडियन एक्सप्रेस? पहला टॉपिक है, न्यू पार्लियामेंट बिल बी अ मॉन्यूमेंट टू कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। यानी यहां पर जो भी एडिटोरियल राइटर हैं, तो ऑब्वियस है ये सरकार के मंत्री हैं। क्या है? ये सरकार के मंत्री हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि जो भारतीय लोकतंत्र है, जो नई पार्लियामेंट बन रही है, तो वो क्या है, वह नई पार्लियामेंट में भारतीय लोकतंत्र की जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है, सांस्कृतिक विविधता। नोट करिएगा, सांस्कृतिक विविधता। क्या है? सांस्कृतिक विविधता, वह उसका स्मारक है। यानी नई पार्लियामेंट, यानी नई संसद जो बन रही है, भारतीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण जो विशेषता है, जिसे हम कह सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सांस्कृतिक विविधता, उसका स्मारक है। तो अब आप यहां से पकड़ लीजिए, स्मारक है। अब हम पढ़ेंगे तो क्या क्या सीखेंगे कि कल्चरल डाइवर्सिटी यानी सांस्कृतिक विविधता हमारी क्या है, यह शब्द यहां पर आपको मैं क्लियर कर दूं। क्यों? क्योंकि आपने आज निबंध वाले प्रश्न पत्र के एनालिसिस में देखा कि अगर आपको टर्मिनोलॉजीज के अर्थ पता है
और आपको स्टोरीज पता है, आपको करंट के एग्जांपल्स पता है, तो दुनिया का कोई भी निबंध आए आप उसको क्या करेंगे, ड्रॉ कर ले जाएंगे, उसको आप ड्राइव कर ले जाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले सांस्कृतिक विविधता को समझते हैं। सांस्कृतिक विविधता का मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जब मैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहूं तो इसका मतलब है कि पूर्वोत्तर से लेके गुजरात, उत्तर कश्मीर, कन्याकुमारी, दक्षिण। तो यहां पर अगर हम देखें भाषा, यहां पर हम देखें जाति, यहां पर हम देखें धर्म, ठीक है, और पर्व त्योहार, नाटक, मेला, साहित्य, संगीत, इन सभी स्तरों पर हमें विविधता और अपार विविधता दिखाई देती है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड कल्चरल, यानी भाषाई, नृजातीय, धार्मिक और जो हमारे पर्व त्योहार, नाटक, मेले ये सब होते हैं उनके स्तर पर, इसी को बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो कल्चरल डाइवर्सिटी इंडिया की सांस्कृतिक विविधता, तो कहा गया कि भाई उसको, उसका ये स्मारक है। मॉन्यूमेंट का मतलब स्मारक है। आइए देखते हैं कि स्मारक है तो कैसे है, यानी पॉजिटिव पॉइंट आप पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने नेगेटिव पढ़ा था, आज पॉजिटिव। आपको पता है अर्जुन राम मेघवाल जी तो सरकार के मंत्री, सरकार का पक्ष यानी बीजेपी पार्टी के, तो उनका पक्ष रखेंगे। नई संसद भारतीय लोकतंत्र की सांस्कृतिक विविधता का स्मारक होगी। अब आप कल्चरल जो हमारी डाइवर्सिटी उसको पकड़े रहिएगा, कैसे होगी। अब देखिए, ये प्रश्न तो आने वाला नहीं है कि डायरेक्ट में कि नई संसद कैसे सांस्कृतिक, लेकिन कुछ भी भैया पता नहीं है जब अजीब से, आप इसको नोट ही कर लीजिएगा, क्वेश्चन बना ही लीजिए, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नई संसद भारतीय लोकतंत्र की सांस्कृतिक विविधता का स्मारक होगी। चर्चा कीजिए, क्या कीजिए, चर्चा कीजिए, क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहां से आते हैं जैसे GS2 पॉलिटी में, तो ऑब्वियस है पार्लियामेंट की बात है, हालांकि जो है डायरेक्ट पॉलिटी नहीं, लेकिन अब पार्लियामेंट की बात है तो हमको यहां पढ़ने को मिलेगा, जो चीजें पढ़ने को मिलेंगी पॉलिटी से ही रिलेटेड है कि भाई सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, डेलिमिटेशन यानी परिसीमन के बारे में पढ़ेंगे, तो पॉलिटी की बातें आएंगी। तो मैंने बस इसीलिए लिखा नहीं कौन सी यूनिट है, केवल पॉलिटी लिख दिया। ऐसे, तो ऐसे के लिए तो भैया हिट है, ऐसे के लिए तो हिट है। डेमोक्रेसी पर कोई निबंध आता है, ठीक है, या ऑब्वियस है, इस जो एडिटोरियल राइटर कहते हैं कि हम कहीं न कहीं कॉलोनियल परंपरा का अनुसरण कर रहे थे, यानी कि हम जो औपनिवेशिक विरासत थी, 1919 के समय इसकी संरचना हमारे सामने आई थी, उस औपनिवेशिक विरासत से हम बाहर जा रहे हैं। तो ऑब्वियस है यह एक अच्छा मूव के रूप में आप दिखा सकते हैं, कोई तो निबंध में आप इसको दिखा सकते हैं। दैट्स इट। अब देखिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ये आपके सामने है, जब बनेगा तो कैसा होगा, है तो भाई खूबसूरत ही, ठीक है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की जो नींव है, फाउंडेशन, उसको डाला कब, 10 दिसंबर 2020 को नींव रख दी, आप यहां से देख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है, सेंट्रल विस्टा क्या है, एक पुनर्विकास परियोजना है, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये, ठीक है ना। क्या क्या है, 3 किलोमीटर राजपथ, यानी कि ये एक 3 किलोमीटर का राजपथ बनेगा, जिसमें अब आप देख सकते हैं जो राष्ट्रपति भवन से प्रतिष्ठित युद्ध स्मारक इंडिया गेट तक फैला। तो इसके बारे में बताया गया विस्तार वगैरह, तो थोड़ा सा ये पता होना चाहिए आपको। अब देखिए ये सरकार की तरफ से क्या कहा जाए, ये ट्रिब्यूट है किसके लिए, श्रद्धांजलि है किसके लिए, टू इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र के लिए, ऑन इट्स 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस 2020, यानी 2022 में भारतीय लोकतंत्र अपने 75वें वर्ष को सेलिब्रेट कर रहा है स्वतंत्रता के। तो सरकार का, यानी कि इस परियोजना के समर्थकों का तर्क है कि 75 वर्ष होने पर यह एक भारतीय स्वतंत्रता को श्रद्धांजलि होगी। तो अच्छा, बिल्कुल अच्छी बात है। ये थोड़े पता था कोविड आ जाएगा भाई, ठीक है, तो ये पॉजिटिव रहिएगा आप लोग इस पर, ठीक है। द हिस्ट्री, उसके बाद इतिहास बताया गया, एडिटोरियल में बड़ा था, इतिहास बताया गया कि भारत में पहली बार, यानी भारत में पहली बार भागीदारी वाला लोकतंत्र कब आया, सीमित रूप में ही आया बट आया। तो आया वो कब, आप सबको भी पता है, 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, यानी जिसे हम मॉन्टफोर्ड सुधार कहते हैं। इसमें पहली बार जो भारतीयों ने क्या किया, सरकार में भागीदारी की। आपको पता होगा
क्लियर है? यानी कि 1919 आपको पता होगा, यानी हस्तांतरित विषय और फिर आरक्षित विषय, ये सारी 1919 का अधिनियम आप सब याद करिएगा। यानी पहली बार भारतीयों की प्रशासन में भागीदारी होती है, सीमित ही सही होती है, यानी कि यहां से हमारे यहां पार्लियामेंटेरियन सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। 1921 में पहली बार जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स वर इलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1921। तो एक हिस्ट्री है, एक इतिहास है, सेंट्रल विस्टा आप पढ़ रहे हैं तो आपको जानना चाहिए। एक बहुत बड़ी इमारत बन रही है जो जिसको कहा जा रहा है कि भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक है। पक्ष वाले, विपक्ष वाले उसकी आलोचना कर रहे हैं कि 1350 करोड़ रुपया लग जा रहा है, वह पैसा कहीं और खर्चा होना चाहिए। तो इसका मतलब हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिससे जब भी मौका मिले हम उसको डील सकें अपने ढंग से। तो ये हो गया, यानी कब बनी थी। तो यहां पर पॉइंट आता है औपनिवेशिक विरासत, उसको अब हम चेंज कर रहे हैं। दिस इज द गुड मूव, ठीक है। यानी औपनिवेशिक मानसिकता भारत की प्रगति में बाधक है। यस, वर्तमान सरकार के अगर नई पार्लियामेंट की संकल्पना को देखें तो उस संकल्पना में यह तथ्य स्पष्टता स्वीकार किया गया है कि हम औपनिवेशिक विरासत की संरचना के साथ नहीं चल रहे। यह बिल्कुल सरकार का एक यह स्टैंड एकदम क्लियर है। अब देखिए, अब आते हैं कि जो हमारी वर्तमान संसद है उनको किन्होंने डिजाइन किया है। तो आपको पता, प्रीलिम्स में एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर। और किस लिए किया है? तो भाई जिससे इस संसद में जो हमारे चुने हुए लेजिस्लेटर्स हैं वो यहां पर एकोमोडेट हो सके, वो यहां पर समायोजित हो सके, ठीक है ना। अब आप देख सकते, द फर्स्ट लोकसभा हैड 489 सीट्स। अब आप देख सकते हैं कंट्रीज पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 36.1 करोड़ इन 19 अब यहां यह बताया गया कि 1951 में 36 करोड़ हमारी आबादी थी, अब 135 करोड़ हो चुकी है। अब आप याद रखिएगा। अब इसके कारण क्या हुआ है कि जो सांसद हैं उनकी संख्या भी बढ़ चुकी है। अब यहां हम ये पढ़ रहे हैं कि नई संसद की आवश्यकता क्यों है। पॉइंट अच्छे हैं, नई संसद की आवश्यकता क्यों है, ठीक है ना। एक चीज वो हो गया, यानी कि अब जनसंख्या बढ़ी है किसकी, सांसदों की, तो स्वाभाविक है स्थान भी ज्यादा चाहिए। अभी आगे और क्लियर किया जाएगा। दूसरा, यानी पहले बता दिया स्थान की कमी थी इसके लिए। फिर कहा गया कि द आइडिया ऑफ द न्यू पार्लियामेंट नॉट न्यू, यानी कि ये जो नई संसद का विचार है कोई ऐसा नहीं कि मोदी जी ने इसको आगे कर दिया। Two former speakers already suggested this due to rise in parliamentary staff, security personnel, media visitors। यानी दो फॉर्मर जो स्पीकर रहे हैं लोकसभा के, 2015 में मीरा कुमार, 2016 में सुमित्रा महाजन, इन दोनों लोगों ने कहा है कि संसद में जो स्टाफ हैं, जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं, जो मीडिया विजिटर्स हैं, इसके कारण से बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, गहमा गहमी हो जाती है, यानी कि स्पेस नहीं बचता है। तो इसलिए ये कोई नया विचार नहीं है। यानी जब एक ज्वाइंट सेशन होता है तो सेंट्रल हॉल भीड़ से भर जाता है और जो कुर्सियों की संख्या है वो सांसदों से कम पड़ जाती है, यानी बहुत से सांसद खड़े रहते हैं। तो ऐसी पृष्ठभूमि में ये जो क्या चल रहा है, जैसे इसे कहते हैं जब कोई पिक्चर रिलीज हो और पिक्चर अच्छी हो तो फिर हाउसफुल हो जाता है, तो यहां हाउसफुल हो गया। एक तीसरा क्या कहा गया कि भाई क्यों हम बनवा रहे हैं, क्योंकि वर्तमान भवन यानी जो प्रेजेंट बिल्डिंग है उसमें सेफ्टी का लैक है, सुरक्षा की कमी है। लैक किस चीज के लिए? अर्थक्वेक प्रूफिंग, भूकंप से ये प्रूफ नहीं है। स्टैंडर्ड फायर प्रूफिंग सिस्टम, यानी अग्निरोधक प्रणाली से भी ये सुरक्षित, मतलब अगर आग लग जाए तो दिक्कत हो जाए। और इसके बाद इनएडिक्वेट ऑफिस, यानी यहां पर जो कार्यालय के लिए स्थान होना चाहिए बहुत कम है। सिंपल इनका कहना है कि जैसे आपका कमरा होता है ना, स्टूडेंट का कमरा, छोटी सी चारपाई, खासकर जो मुखर्जी नगर में हम लोग रहते थे, छोटी सी चारपाई, छोटा सा कमरा, किताबें इधर, गैस सिलेंडर छोटा वाला इधर, ये उस प्रकार की बातचीत कर रहे हैं। यानी इनका कहने का मतलब ऐसा है। तो वर्तमान भवन में सिक्योरिटी की कमी है, स्थान कम है। फिर इसके बाद कहा गया चौथा कि यानी जो डेलिमिटेशन है, परिसीमन है, अब वो होने वाला है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 81 आपको पता ही होगा, परिसीमन। अब इसके बाद कहा गया कि जब संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन होगा तो फिर क्या हो जाएगा, यानी कि सदस्यों की संख्या है वह बिना किसी डाउट के क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है।
लास्ट डेलिमिटेशन जब हुआ था 2002 में हुआ था, ये बेस्ड था 1971 सेंसस पे, यह 2026 में एंड हो रहा है। इसके बाद नई जनगणना के हिसाब से, ये 1971 की जनगणना के आधार पर अभी जो है परिसीमन था। अब जब चेंज होगा तो यहां कहा गया कि स्वाभाविक है अनडाउटली एमपीओं की संख्या, यानी जो सांसद होते हैं उनकी संख्या बढ़ेगी लोकसभा राज्यसभा बोथ में। ऐसे में अर्जेंट डिमांड होगी, किस चीज की डिमांड होगी, यानी कि हम अरेंजमेंट करें किसकी, सीट्स की, बिल्कुल होगी। तो फिर द न्यू पार्लियामेंट विल बी एबल टू एकोमोडेट, तो जो नई पार्लियामेंट यानी मोदी जी बनवा रहे हैं उसमें 343 राज्यसभा के एमपी हैं और 888 लोकसभा के एमपी हैं। यह पॉइंट आप ध्यान रखें, क्या है, 888 लोकसभा के एमपी हैं, यह पॉइंट यहां पर ध्यान रखें, मतलब आ सकते हैं। तो यह बताया गया। फिर चौथा पॉइंट है कि भाई नई, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, नई संसद क्यों, पक्ष में पॉइंट, पहला पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ रहे हैं। कितना बढ़िया कंटेंट हो गया तैयार। और पकड़े रहिएगा, अगली बार इन निबंध में कहीं न कहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए एकदम नई संसद क्या है, न्यू पार्लियामेंट एक गिफ्ट है। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बाय द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 2022। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बाय द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि 75वें स्वाधीनता दिवस पर 75th जो बर्थ एनिवर्सरी, उस पर पूरे देश को एक उपहार है। एक फिर कहा गया कि ये जो नई पार्लियामेंट बनी है, ये इसमें इंडिजीनियस आर्किटेक्चर का, उसको किसने बनाया था, अभी भी यार अखबारों में भी आता है, ये तो अच्छी बात है, लुटियन दिल्ली। ट्रस्ट करिए, एडिटोरियल राइटर भी लिखते हैं, कोई नाटक वगैरह होता है, क्योंकि मैं जो है एक दो यहां पर नाटक ग्रुप रहे हैं, तो मैं आपको पता शौकीन आदमी, उसमें भी मैं कनेक्टेड था, ठीक है। तो कुछ दिन वहां भी गया था, मुझे उसका भी शौक था। तो लुटियन दिल्ली कही जाती है, मतलब एक कॉमन दिल्ली, एक लुटियन दिल्ली, लुटियन ने बनाया दिल्ली, तो ठीक है। इंडिजीनियस आर्किटेक्चर यानी हमारे अपने कारीगरों के द्वारा ये बन रही है, और इसी कारण से ये कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति इसमें दिखाई देगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, एक भारत श्रेष्ठ भारत की स्पिरिट से ये बनाई जा रही है, यानी भावना से बनाई जा रही है। तो यह एक उपहार है, चौथा पॉइंट। और इसके साथ साथ इसमें जो रेड धौलपुर स्टोन है, यानी धौलपुर जो राजस्थान में है, वहां का स्टोन इस्तेमाल किया जा रहा है, पत्थर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो स्वाभाविक है, यानी कि हमारे देश में अगर ये लगाया जा रहा है तो समझिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। तो यह इट विल नर्चर द आत्मनिर्भर नेशन एस्पिरेशन, यानी अगर ऐसा होता है तो यह आत्मनिर्भर राष्ट्र की आकांक्षा का पोषण करे। क्या करेगा, राष्ट्र निर्भर, और सॉरी आत्मनिर्भर राष्ट्र की महत्वाकांक्षा का यह पोषण करेगा, यह चीज याद रखिएगा, ठीक है। इन 1988, अब यह कहा गया, यह कोई नया नहीं, अब पांचवा पॉइंट, कि कोई ऐसा नहीं भारत अपने आप में अनोखा काम कर रहा है, इसके पहले भी अन्य देशों ने औपनिवेशिक विरासत को छोड़ करके एक अपनी नई विरासत बनाई है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जो कि कॉमनवेल्थ में महारानी को अभी भी एक्सेप्ट करता है। तो अब यह क्या हो गया, 1988 ऑस्ट्रेलिया ने भी प्राउडली, यानी पूरे गर्व के साथ डेडिकेट किया, समर्पित किया, क्या, इट्स न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, अपनी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को, कहां पर, इन कैनबरा में। तो उसने भी बनाया, तो ऐसा कोई बहुत बड़ी नई बात नहीं है, ठीक है ना। अब ऐसे में, अब देखिए, पोस्ट कोलोनियल पीपुल्स पार्लियामेंट इज रिप्रेजेंटिंग डेमोक्रेसी इन अ रियल सेंस, यानी अब जो आजाद भारत के लोग थे, तो स्वाभाविक है आजाद के भारत के लोगों को उनकी नई पार्लियामेंट मिलेगी, जो औपनिवेशिक विरासत की नहीं होगी, तो यह नई पीढ़ी को एक सकारात्मक संदेश प्रदान करेगी। अच्छा पॉइंट है, मैं इसके साथ पूर्णतः सहमत हूं। द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग विल बी अ फिटिंग ट्रिब्यूट टू इंडियन डेमोक्रेसी ऑन इट्स 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। बार बार ये लाइन आ रही है, यानी ये श्रद्धांजलि है। तो आई होप अब आपके पास एक कंटेंट आ गया। एक प्रश्न लिखिए, इंटरव्यू वगैरह के लिए भी, अच्छी चर्चा के लिए, जरूरी नहीं कि हर चीज यूपीएससी में आ जाए। यानी हमने कल ही पढ़ा था कि 1350 करोड़ रुपया खत्म हो रहा है, तो वो भाई साहब रो रहे थे कि नहीं बनवाना चाहिए, ये पैसा कहां सामाजिक आर्थिक विकास पर लगाना चाहिए, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, इन सब पर। आज ये भाई साहब हंस रहे। तो यानी कल वाला नेगेटिव था, मतलब विपक्ष था, और आज वाला पक्ष है। तो आप एक प्रश्न लिखिए, दोनों को मिक्स कर दीजिएगा।
विचार करिए आप इस पर, अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुनिए कि आप अच्छा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। कल को आप भी तो यूट्यूब पे यूट्यूबर हो सकते हैं ना। अनअकैडमी भर्ती कर रही है, हर साल 100 टीचर इस बार नियुक्त हुए हैं, आप भी तो हो सकते हैं 100 में से। काहे को दिक्कत है? रोजगार की तलाश हमेशा दिमाग में रखेंगे तबे रोजगार मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। और रोजगार कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मैं आपका टीचर हूं, जिम में मैंने नौकरी की थी और वहां पर भी ऐसा किया था कि थोड़े टाइम में सब उनको लगा कि ये आदमी कहाँ से आ गया यार, उसी वर्कआउट को घुमा कैसे करा देता है, समझ रहे? तो इसलिए काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम का सम्मान, रिक्शे वाले का भी उतना सम्मान जितना वायुयान चलाने वाले का, ठीक है। लेकिन हमारी आंखें रिक्शे वाले को देखते लगता है कितना बड़ा हमारा दुश्मन है। आपको आपके गंतव्य तक लेके जा रहा है। जो बच्चा मुझे फॉलो कर रहा है, मैं सबसे एक प्रॉमिस चाहता हूं, मुझे प्रॉमिस करे कि जब भी वो रिक्शे पे बैठेगा, रिक्शे वाले को भैया और बड़े प्यार से, समझ रहे ना, बड़े प्यार से आपको बातचीत करनी, भले आपको विलंब लग रहा हो। और आपकी जेब में पैसा है तो कभी कभार दूध पिला दिया, साथ में जूस, मान लो आप कुछ खा पी रहे हैं, ऑफर कर दिया, ऐसा करिए। उनको लगेगा कि हिंदुस्तान उनका कितना खूबसूरत है। जिनके जीवन में अर्थ सुंदरता नहीं ला सकता, ये नोट करिएगा, किसी महापुरुष ने नहीं कहा, मैं कह रहा हूं, कॉमन मैन कम सुना जाएगा। जिस व्यक्ति के जीवन में अर्थ नहीं है और अर्थ के कारण सुंदरता नहीं आ सकती, क्योंकि पैसा होता है तो सुंदरता लाता है जीवन में प्रत्येक प्रकार से, मैं देखने की बात नहीं कर रहा हूं। उनके जीवन में मानव अपने विचारों से सुंदरता ला सकता है, अपने आचरण से सुंदरता ला सकता है, और बहुत ज्यादा। तो आप लोग आज से जो भी मुझे बच्चे फॉलो कर रहे हैं, जो अपने रिक्शे वाले भाई बंधु मिलेंगे, उनके साथ हमें क्या करना है? बड़ी मोहब्बत से पेश आना है, ठीक है, मजा आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, फाइट अगेंस्ट पैंडेमिक टॉट मी टू लिसन मोर, वैल्यू ऑफ कोलैबोरेटिव लीडरशिप। ये पॉइंट याद रखें, बहुत अच्छा। आज का मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट याद रखेगा। क्या है आज का मेरा सबसे फेवरेट एडिटोरियल? पिछला वाला भी अच्छा था। अच्छा, प्रश्न लिखाना भूल गया, लिख लीजिए, प्रैक्टिस करिएगा। संसद भवन की नई इमारत के पक्ष और विपक्ष पर चर्चा कीजिए। यानी आप बस चर्चा करिए। तो पक्ष कल बता दिया, विपक्ष कल बता दिया, तो पक्ष। आइए, फाइट अगेंस्ट पैंडेमिक टॉट मी टू लिसन मोर वैल्यू ऑफ कोलैबोरेटिव लीडरशिप। अब आगे देखिए, कोलैबोरेटिव लीडरशिप। हम पढ़ते थे ना, पैंडेमिक, देश विभाजित हो गया, ना जाने क्या क्या नेगेटिविटी। टेस्ट करिए इंडियन एक्सप्रेस के दोनों एडिटोरियल, ऐसा लग रहा है ना सच में पॉजिटिव कुछ ला रहे हैं। नहीं तो हिंदू पढ़ते पढ़ते ट्रस्ट करिएगा। हिंदू पढ़ने का मतलब था कि मतलब आप ट्रस्ट मानिए ऐसे कि बस अब सब देश में जा ही रहा है, सब डूब रहा है, खत्म हो जाएगा ये देश एक दिन। लगता था कि नहीं लगता? सच्ची सच्ची बताओ। हिंदू, हालांकि हमें रिपोर्ट्स मिलती थी तो हमारे विचार हो तो मैं यूपीएससी से इंटरलिंक कर देता था, लेकिन लगभग एडिटोरियल में ही लगता है देश अब गया, अब देश में कुछ रह नहीं गया, सब बर्बाद हो चुका है। सच्ची बताइए, लगता था कि नहीं? तब तक मैं बच्ची खुशी चाय पी लेता हूं। है हो गया कि नहीं? एकदम लगता अब देश गया, कुछ नहीं अच्छा है। चारों तरफ कोविड ने एकदम परेशान कर रखा है, अस्पताल बर्बाद हैं, सरकार बर्बाद है, ऐसी सरकार इस पृथ्वी पर कभी आई नहीं। सब खत्म है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, कुछ भी नहीं है। तो ये कम से कम पढ़ के थोड़ा सा लग रहा है ये बहुत अच्छा टॉपिक है। वैल्यू ऑफ, इधर देखिएगा, वैल्यू ऑफ कोलैबोरेटिव लीडरशिप। बहुत बढ़िया, कोलैबोरेटिव। ये जो बच्चा वैल्यू ऑफ कोलैबोरेटिव लीडरशिप है ना, इसको कनेक्ट करने वाला हूं निबंध से। रुक जाइएगा, कहां गए भैया? खुल जाओ खुल जाओ खुल जाओ। कोलैबोरेटिव लीडरशिप इसको बोलते हैं, जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। कोलैबोरेटिव लीडरशिप ये दिखाई नहीं पड़ती है, याद रखिएगा, ये दिखाई नहीं पड़ती है, ठीक है। कोलैबोरेटिव लीडरशिप आप छोड़ दीजिए अभी, एकदम इनडायरेक्ट, क्योंकि एक दूसरा मैंने आगे लिखा हुआ वो थोड़ा आपको फिर घचर पच हो जाएगा। एक ही जहाज वाला ही करते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ कोलैबोरेटिव लीडरशिप, ये एथिक्स में कर आगे है। कोलैबोरेटिव यानी सहयोगात्मक नेतृत्व, सहयोगी नेतृत्व। अच्छा टॉपिक है, सहयोगी नेतृत्व। 5 उंगलियां ना, हिंदू पढ़ते थे 5 उंगलियां बिखरी लगती थी, बट यहां पर इस एडिटोरियल 5 आपको बंद लगेंगी।
अच्छा लगेगा आपको, पॉजिटिव साइन, आप रिलीफ फील होगा। महामारी के खिलाफ लड़ाई ने मुझे और अधिक सुनना सिखाया है। देख सकते हैं सहयोगी नेतृत्व का मूल्य। अब इन्होंने लिखा, प्रीति जी ने बहुत अच्छा लिखा, बहुत बहुत आभार इनका। पॉलिटी में आएगा ही आएगा, चूंकि बच्चों आप पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 2 सहयोगात्मक संघवाद, सहकारी संघवाद का एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं आप, सहकारी संघवाद का। अब बच्चों अभी से ही 2021 वाले अपने निबंध के लिए एग्जाम्पल और जीएस के हर एक टॉपिक के लिए जो जो बोलता हूं एग्जाम्पल की एक कॉपी बनाओ, बाकी हिंदू कुछ मत लिखना, केवल उदाहरण लो, जो जो यहां पे बताता हूं आईक्यू आईपी ये और प्लस एग्जाम्पल। बाकी वो बच्चे कहते हैं ना सर लंबी लंबी लाइनें हिंदी वाली हो, मुझे नोट्स बनाने में इजी लगता है, आपकी जिंदगी खराब हो रही थी उससे। केवल आपको आईक्यू आईपी लेना है और एग्जाम्पल लेना है यहां से, बाकी सब कचड़ा है फेंक देना, याद रखिएगा, नहीं तो फिर इतना कंटेंट हो जाएगा और फिर 21 में इतना नंबर 200 नंबर आएगा निबंध में, मेरी गारंटी है। आप 200 नंबर प्राप्त कर सकते हैं अगर आप जुनून में आ जाएंगे। एक साल बहुत होता है अभी, ठीक है, सितंबर में एग्जाम है। तो पॉलिटी में आएगा सहकारी संघवाद, इथिक्स में आएगा जो मैंने बताया था आज सुबह सुबह, कॉमन ट्रेट्स ऑफ लीडरशिप, ठीक है ना, यानी नेतृत्व, ठीक है, नेतृत्व पर बहुत अच्छे से आएगा। व्यावसायिक सक्षमता के साथ नैतिकता क्यों, ऐसे आएगा किसी भी संस्था का चरित्र, ऐसे में आएगा किसी भी संस्था का चरित्र, और एक जहाज वाला है वहां, किसी भी संस्था का चरित्र उसके नेतृत्व में प्रतिबिंबित होता है, उसके नेतृत्व में प्रतिबिंबित होता है, ठीक है ना। तो यानी हम लीडरशिप, कोलैबोरेटिव, सहयोगी, एक साथ जब कई लोग मिलकर के काम करते हैं। अब देखिए पूरी कहानी है, यानी सबसे पहले यहां क्या होता है, कोविड की पूरी कहानी, कब से खतरे की घंटी बजी, कब पहला केस आया, और जहां पहला केस आएगा वहीं पकड़ के पटकेंगे किसको, चाइना को। किस लिए पटकेंगे? जहाज अपने इर्द गिर्द पानी से नहीं डूबता, वो डूबता है जब उसमें छेद हो जाए। और छेद कौन किया? एक व्यक्ति जो वुहान से आता है, यानी वुहान से आने वाली फ्लाइटें अगर रोक दी गई होती या चाइना की तरफ से सूचना आ गई होती कि जो जहाज यहां से जा रहा है, इस जहाज में हम वायरस भेज रहे हैं, ऑब्वियस वो भेज रहे थे भाई, जब वो रोक नहीं रहे हैं। लंदन से कंपेयर करिए, जैसे ही ब्रिटेन में हुआ, जैसे ही ब्रिटेन में वो दूसरा वाला आया जिसे लंदन स्ट्रेन कहते हैं, जो बहुत तीव्रता के साथ फैलता है, केस आते ही लंदन ने पूरे विश्व को सूचित कर दिया। ये होते हैं जैसे भी हो वर्तमान के अच्छे देश। तो खतरे की सालगिरह, 1 ईयर ऑफ द थ्रेट, यानी कि जनवरी 8 सालगिरह है आज। जनवरी 8 को ही पहला मतलब पता लगा था कि मतलब कि कोरोना संकट पूरे विश्व पे आ गया है। जनवरी 8 पहली, यानी द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप, संयुक्त निगरानी समूह की पहली बैठक हुई थी। ये सब नोट्स पे मत लिखिएगा, जैसे केवल कहानी है ये, ठीक है। यानी पहली बार भारत को चिंता हुई, ठीक है ना। क्यों हुई? तो इसलिए हुई, याद रखिएगा, कि अब कोविड-19 भारत के समक्ष तीव्र गति से बनने वाला स्वास्थ्य संकट, हेल्थ थ्रेट है। और जैसे ही इस मीटिंग में ये सोचा गया, तुरंत अ नेशनल टास्क फोर्स विद एक्सपर्ट्स वाज आल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी विशेषज्ञों के साथ तुरंत एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स बना दी गई। तो ये केवल एक स्टोरी लाइन हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? स्टोरी लाइन। कोलैबोरेटिव लीडरशिप का एग्जाम्पल है पहला, यानी कि मुसीबत आई, टास्क फोर्स बन गई। मुसीबत आई, क्या हो गया? टास्क फोर्स बन गई। इसका मतलब क्या बच्चों? कोलैबोरेटिव लीडरशिप। क्या हो गया? कोलैबोरेटिव लीडरशिप। तो ये होता है पहला पॉइंट। नेतृत्व पर जब भी लिखिएगा तो कोविड का एग्जाम्पल अगली बार आएगा निबंध, तो आप नोट कर लीजिए, नेतृत्व वाले किसी भी विषय पर निबंध पूछे जाने पर पहला एग्जाम्पल हुआ कि जैसे ही आया तैसे ही एक ज्वाइंट ग्रुप मीटिंग, उसके बाद एक टास्क फोर्स का गठन। ये होता है कोविड के अगेंस्ट पहला, नेतृत्व में कोलैबोरेशन। फिर इसके बाद देखिए दूसरा, अब यहां पर बताया गया कि चलो वो तो बना, लेकिन भारत को 2 मोर्चों पर युद्ध करना था। एक तो हेल्थ वाला स्टार्ट हो गया, लेकिन भारत को 2 फ्रंट वॉर करना था। किसके अगेंस्ट? कोविड पहला, अगेंस्ट पैंडेमिक,
और दूसरा इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, यानी सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर। किस पर? सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। भाई क्योंकि इकोनॉमी भी श्रिंक कर रही थी, श्रिंक कर रही थी नहीं यार। Q1 में हम कहां चले गए? -23.9, सेकेंड में -7.5%, कॉन्ट्रैक्शन लगातार हो रहा था। ये हो गया आपका। अब देखिएगा, फर्स्ट एडवाइजरी वाज रिसीव्ड ऑन Jan 17, 2020। अब पहली एडवाइजरी यानी चाइना से जहाज आया है और क्या लाया है? अब समझ गए, चाइना। आज का निबंध लिखा हुआ है, इंडिया फर्स्ट केस केम ऑन January 30। पहला केस आ गया, आ स्टूडेंट रिटर्न फ्रॉम वुहान। वुहान से एक स्टूडेंट आता है और अपना पहला केस लेकर के चला आता है। अब देखिएगा, जहाज अपने चारों तरफ के पानी के वजह से नहीं डूबा करते। जहाज कोई भी हो सकता है, एक देश भी हो सकता है। यह प्रतीक शब्द है, यानी एक देश, यानी उस देश का नाम है भारत। उस देश का नाम है भारत। यह 2020 का निबंध है जो अब इंटरलिंक्ड होने जा रहा है, जिसे हम इंटरलिंक्ड IQ/IP अब जोड़ने जा रहे हैं। जहाज अपने चारों तरफ के पानी के, शिप्स डू नॉट सिंक बिकॉज ऑफ वाटर अराउंड देम, शिप्स सिंक बिकॉज ऑफ वाटर दैट गेट्स इनटू देम। उनके अंदर जब घुस जाए तो जहाज अपने चारों तरफ के पानी की वजह से नहीं डूबा करते, जहाज पानी के अंदर समा जाने की वजह से डूब जाते। तो पानी के अंदर समा कैसे जाते हैं? जब आसपास का पानी उनके अंदर पहुंच जाता है। तो जहाज, यानी आप समझ सकते हैं एक देश जो विकास की यात्रा कर रहा था, उसकी अपनी कमियां थी, अपनी खूबियों के साथ, अपनी कमियों के साथ, और वह देश था हमारा भारत। और इस भारत देश की इस यात्रा में एक जहाज से लड़का आता है, एक आदमी आता है, एक दूसरे देश से एक वायरस लेकर के, और उसके बाद क्या करता है अब आप समझ सकते हैं कि भारत -23.9, -7.5, ना जाने कितना संकट, 1.5 से ज्यादा लाख लोगों की मृत्यु, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु, ना जाने आर्थिक रूप से कितना नुकसान, यानी सरकार का तो, उसके साथ साथ लोगों की बेरोजगारी, ना जाने क्या क्या। तो यह जो घटनाक्रम है इस निबंध में सीधा टक्कर मरवा दीजिएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका। तो यहां से आता है। अब उसके बाद देखिए कैसे घटना हो गई। अब देखिए आगे, कोविड एक उभरती हुई चुनौती थी, यानी अभी बस आ रही थी। कोविड वाज एन इवॉल्विंग चैलेंज, किसी को कुछ पता नहीं था। नो नोन राइट, किसी को नहीं पता था कि सही तरीका क्या होता है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, ह्यूमन रिसोर्सेज भी नहीं था, यानी स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन, यानी डॉक्टर नर्सेस का अनुपात, ये सब कमी थी। नो ट्रीटमेंट गाइडलाइन, कोई उपचार का दिशा निर्देश नहीं था कैसे करना। नो ट्रेनिंग मॉड्यूल, कोई ट्रेनिंग का मॉड्यूल नहीं था। हाई डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, आयातों पर अत्यधिक निर्भरता थी। एंड इंफोडेमिक टू काउंटर करने के लिए, इंफोडेमिक यानी कि जो गलत सूचनाएं आ रही थी, इंफोडेमिक, ठीक है ना। पैंडेमिक के साथ पैंडेमिक के बारे में गलत सूचना, दैट्स कॉल्ड इंफोडेमिक, गलत इंफॉर्मेशन, वो भी एक महामारी की तरह आया। ये हो जाएगा वो, अरे यार इतना होता था। ये फोन है ना, ट्रस्ट करिए यार, अभी तक आता था। बाहर जाता हूं तो आने के बाद इस फोन को, इसका तो इतना ज्यादा, आप समझिए लाख रुपए के फोन होते हैं, और इसका इतनी बुरी तरीके से सैनिटाइजेशन हुआ है ना। आप, ये बेचारा रोता, अगर इंसान होता तो रोता बहुत जोर जोर से, मत रगड़िए साहब हमारा चेहरा घिस गया। लेकिन अब आप सोचिए कि जब बाहर निकलते इसको घसर रहे हैं, ऐसे ऐसे टेबल पे बैठ रहे हैं तो ऐसे बैठ रहे हैं, टेबल पे उठ रहे हैं, वहां पर भी धय करके स्प्रे चल रहा, पूरा बड़ी वाली मशीन घर के अंदर चल रही, हम लोग आ रहे पीछे चल रही। और देखिए अभी भी आदमी सब कॉमन कर रहा है, पिछले 3-4 महीनों से बाहर भी निकला जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। बस थोड़ा प्रिकॉशन, यानी मास्क होना चाहिए और हैंड सैनिटाइजेशन आपको जब भी आप बाहर से आए। तो कुछ पता ही नहीं था, इन्फोडेमिक था, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अब देखिए इस पृष्ठभूमि में नीड किसकी थी। ये पृष्ठ बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों, बहुत बढ़िया। ये आपको निबंध में इतना मदद करेगा आगे इन फ्यूचर में, लीडरशिप पर जब भी लिखने को आएगा तो आप दिखाएगा कोविड के टाइम पर, जबकि समस्या ये थी, कुछ भी पता नहीं था, लेकिन भारत ने इस समय एक सहयोगी नेतृत्व का गुण दिखाया
और कौन कौन से, यानी सभी पूरा सिस्टम। आइए देखते हैं अब इस पृष्ठभूमि में भारत में सहयोगात्मक नेतृत्व। अच्छा पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए कोलैबोरेटिव नेतृत्व, यानी मुसीबत ऐसी थी अब बगैर सबके साथ मिले हो नहीं सकता। तो आइए देखिए सहयोगात्मक नेतृत्व। फिर इसके बाद कहा गया कि सहयोगात्मक कौन कौन पार्टिसिपेंट थे? डॉक्टर्स, नर्सें, सीमावर्ती कार्य मतलब जो फ्रंट लाइन जो हेल्थ वर्कर्स, यानी जो भी पुलिस पर्सनल एंड द आर्म्ड फोर्सेस, इन सब को इन्होंने कहा आभार। इस सहयोगात्मक नेतृत्व के ये सब प्लेयर्स थे। यहां से, ठीक है ना, यह आगे बढ़ा वैल्यू ऑफ कोलैबोरेटिव लीडरशिप। जो हमारे साइंटिस्ट थे, जो हमारे रिसर्चर्स थे, जो हमारे फार्मा इंडस्ट्री वाले थे, इन्होंने भी आपस में एक सहयोगात्मक नेतृत्व दिखाया। ये रहे, फिर ये आ गए। फिर यंग जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड, यानी जमीन से रिपोर्टिंग करते युवा पत्रकार, बिल्कुल एकदम घर घर पहुंच करके इन्होंने गजब का किया है भाई। डॉक्टरों की पिटाई हो रही थी, आशा वर्कर्स की पिटाई हो रही थी, इन लोगों ने दिखाया तो फिर सरकारें एक्शन में आई। मीडिया कर्मियों ने भी जबरदस्त काम किया। देखो कितना अच्छा रहा। नहीं तो हम तो लगता है मीडिया कर्मी बेचारे बस सब, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज द कोलैबोरेटिव लीडरशिप। फिर देखिए स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि हमें इसी समय पैंडेमिक के काल में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद दिखाई दिया। अब निबंध आ जाए सहकारी संघवाद यथार्थ या मिथक। सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रियलिटी और मिथ। सहकारी संघवाद यथार्थ या मिथक तो अब आपके सामने है। पीएम द स्टेट्स एंड द सेंटर वर्कड इन हार्मोनी, यानी कि पीएम राज्यों और केंद्र ने मिलकर काम किया। दैट्स द एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। क्या क्या हुआ है? पहला, रेगुलर इंटरेक्शन हुआ है किसमें? पीएम विद द चीफ मिनिस्टर, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे पीएम और चीफ मिनिस्टर्स मिलते रहे। आप लोगों ने पिक्चर भी देखा। सेकंड, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि मंत्रियों का समूह बनाया गया जिसको लीड कर रहे थे हेल्थ मिनिस्टर, चूंकि पूरा मुद्दा उनसे कनेक्टेड था, यानी हमारे हर्षवर्धन जी, और बहुत योग्य आदमी है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं, ईमानदार भी उतने ही। थर्ड, कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज अंडर द कैबिनेट सेक्रेटरी, यानी कि कई समितियां बनाई गई कैबिनेट सेक्रेटरी के अंतर्गत। इसके अलावा 11 यानी 11 एम्पावर्ड ग्रुप, यानी कि एम्पावर्ड ग्रुप्स बनाए गए, यानी सशक्त ग्रुप जैसे होते हैं, आप समझिए अ काइंड ऑफ समिति, कमेटी। 11 एम्पावर्ड ग्रुप्स बनाए गए जिनको लीड कर रहे थे, किसी को सेक्रेटरीज, किसी यानी सीनियर आईएएस, किसी को अन्य मेंबर्स, सीईओ, नीति आयोग, ये सब कर रहे थे। फिर इसके बाद ऑलमोस्ट डेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई मिनिस्टर्स के बीच में। तो आप देख सकते हैं सहकारी संघवाद में, ये रट लीजिएगा निबंध सहकारी संघवाद यथार्थ या मिथक। तो ये पूरा एक एग्जाम्पल। अब आपसे पूछना चाहता हूं, इतना बढ़िया एग्जाम्पल कहां मिलेगा? एम लक्ष्मीकांत में, एनसीईआरटी में कहीं नहीं मिलने वाला ना। तो हिंदू फिर क्यों इंपॉर्टेंट है? इंडियन एक्सप्रेस क्यों इंपॉर्टेंट है? उससे भी अधिक इंपॉर्टेंट मेरा पढ़ाना है। ठीक है, ठीक है, ऑब्वियस यार है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, जीरो मानता हूं, लेकिन ये सब तो बीच बीच में बोलते रहना पड़ेगा, नहीं तो नए बच्चे आएंगे उनको लगेगा चलो यार कहीं पढ़ लेते हैं। जो भी नए बच्चे आएंगे एक बार कंपेयर करिएगा डेप्थ एनालिसिस का, फिर मजा आएगा। सो मच हैपेंड इन द पैंडेमिक, महामारी में इतना कुछ हुआ। सार्वजनिक स्वास्थ्य टीमें बनी, ठीक है ना, ठीक है ना, अब मतलब बहुत कुछ हुआ। गाइडेंस बना, पब्लिक हेल्थ टीम्स बनी, हेल्थ फैसिलिटी एंड सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है ना, इन सब के लिए, यानी कि टीमों, स्वास्थ्य सुविधाओं, सेवा प्रदाता, यानी कि जो भी लगे हुए थे डॉक्टर या जो फ्रंटलाइन वर्कर्स, सबके लिए क्या हुआ, यानी उनको दिशा निर्देश दिया गया। टेस्टिंग, क्वारंटाइन, आइसोलेशन के जो मानक थे, नियम थे, वह सब बनाए गए। तो ऐसा थोड़े कुछ हुआ नहीं, बहुत कुछ हुआ। फिर इसके बाद मेंटेनिंग एसेंशियल नॉन कोविड हेल्थ सर्विसेज, यानी कि सरकारों ने केंद्र, राज्य, स्थानीय स्तर पर मेंटेन किया कि जो कोविड से अलग जो एसेंशियल, यानी जो आप खाने पीने की चीजें थी, उस पर कोई रुकावट ना आने पाए। बियरिंग मास्क एंड मेंटेनिंग टू जैक, मतलब कि 2 गज की जो दूरी है उसे बनाए रखा जाए, ये सब किया गया। फिर इसके बाद जो ट्रेनिंग दी गई वॉलंटियर्स को, यानी जो स्वयं कोविड के लिए काम करना चाहते थे, एंड फ्रंट लाइन वर्कर्स को। तो बहुत काम हुआ, ऐसा नहीं इन्होंने कहा कि। फिर इसके बाद क्या हुआ
कि सेफ्टी नेट पैकेज दिया गया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 1.70 लाख करोड़ रुपया बीकर सेक्शन को। फिर इसके बाद क्या किया गया, वंस एन इंपोर्टर ऑफ पीपी, यानी कि भारत जो पीपी होता था, मास्क और वेंटिलेटर्स का इंपोर्टर था, अब वो एक्सपोर्टर हो चुका है इन आइटम्स का, पीपीई का, मास्क का, वेंटिलेटर्स का। इसका मतलब ये सारे पॉइंट बताएं, यह बहुत कुछ हुआ है। आज जनवरी 8 2020 एक वर्ष होने जा रहा है। आज देखिए उपलब्धि क्या है, ये देखिए कितना पॉजिटिव लिखा है, अच्छा लग रहा है, जैसे अच्छी अच्छी सांस आ रही है। नहीं तो भाई साहब तुरंत उठो, असर ये कहता है, वो ये कहता है, दम दुखी हो गया था। ठीक है ना। जनवरी 2021, पॉपुलेशन ऑफ 135 करोड़। आज वी हैव अ केस फर्टिलिटी रेट ऑफ 1.45%, यानी कि जो मृत्यु दर है कोविड पर बहुत कम हो चुकी है। रिकवरी रेट 96%, यानी बीमार होने का मतलब ठीक होना है कितना अच्छा, नहीं बीमार होने का मतलब ठीक होना है, आप ये मानिए। फिर इसके बाद हमारे पास केवल एक लैब थी कोरोना टेस्ट की। बिगिनिंग ऑफ द पेंडेमिक, आज कंट्री के पास 2305 लैब हो गए एंड इनहेंस्ड टेस्टिंग कैपेसिटी ऑफ 12 लाख टेस्ट पर डे। 12 लाख लोगों का टेस्ट हो सकता है। इंडिया ने अप्रूव किया 2 इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन, कोवैक्सीन और जो कोविशील्ड, उसमें भी कुछ न कुछ हमारा है। यह क्यों हो सका? ऑल ऑफ दिस वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ कोऑपरेटिव लीडरशिप, सहकारी नेतृत्व के कारण यह हो सका। आई होप पॉइंट को समझ गए हैं। मजा आया, सच्ची सच्ची बताओ। सहकारी संघवाद यथार्थ है अभी तक, आप देखिए व्यवहारिक रूप से कैसे यथार्थ है। अच्छा कार्य करने में वह सब कुछ अनुमत होता है, तो सब कुछ किया गया। ठीक है, अच्छी कार्य संस्कृति। तो जब आप जीएस पेपर 4 यूनिट 7 लिखिएगा, तो यूनिट 7 में क्या है? कार्य संस्कृति है, वर्क कल्चर है, आपके सिलेबस का एक पार्ट है। आप कार्य संस्कृति में इसको ढकेल दीजिएगा। क्या करिएगा? कार्य संस्कृति में इसको ढकेल दीजिएगा, यह आवश्यक है। क्लियर है? क्या करिएगा? ढकेल दीजिएगा। एक मिनट बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो गया आपका आज का टॉपिक, डू वी हैव अ ग्रिप ऑन डिस इंफॉर्मेशन इन 2021। यानी ये कहा गया कि 2020 में भैया बहुत गलत गलत सूचना यानी फेक न्यूज आई है। क्या ये हिंदू का है, यानी ये फेक न्यूज आई है। तो क्या 2021 में हम इस फेक न्यूज पर नियंत्रण कर पाएंगे? आइए देखते हैं फेक न्यूज के बारे में। क्या हमारे पास 2021 में, यहां क्या यार टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है ना, फेक न्यूज पर, डिसइंफॉर्मेशन, गलत सूचना पर, फेक न्यूज पर, या इसे हम कहेंगे गलत सूचना पर। क्या है? गलत सूचना पर हम पकड़ बनाए जा रहे हैं। विकृति बढ़ती जा रही है, मुकाबला करना कठिन होता जा रहा है। फैक्ट चेक 2 इज इवॉल्विंग, मतलब फैक्ट चेकिंग आ चुका है। विकृति है बट फैक्ट चेक हो रहे हैं। GS2 तो आपको पता है, गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी बातें हैं यहां पर, शासन व्यवस्था वाला। GS4 ठीक है ना, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, ये सारी बातें हैं, शासन व्यवस्था में ईमानदारी। तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्या है फेक न्यूज, डिसइंफॉर्मेशन, दुष्प्रचार। तो आइए चलते हैं। फर्जी, आपको पता ही पता, फेक न्यूज क्या? दुष्प्रचार, गलत गलत सूचनाएं भेजना। ठीक है, अरे हम लोगों ने कहीं नहीं कि डीप फेक वगैरह की पिक्चर किसी का, चेहरा किसी का, ठीक है, और उसके बाद जो है मतलब किसी के चेहरे को कॉपी करके और किसी थर्ड पार्टी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा मतलब अपने लिए बातें कहलवाना, किसी धार्मिक नेता का, किसी राष्ट्रपति का, किसी का। तो फर्जी खबर के पीछे कौन है? हु बिहाइंड द फेक न्यूज?
तो यहां कहा गया द 4 Ps, ये रट लीजिएगा, द 4 Ps। पी मतलब पी, जैसे आप फार्मूला पढ़ते हैं ना, तो 4 Ps का कॉन्सेप्ट है। ये कहा गया कि ये 2021 में भी ये 4 Ps गलत सूचनाओं को फैलाते रहेंगे। पहला है पावर, यानी शक्ति। अब जिनके पास शक्ति है, जो शक्ति की चाह रखते हैं, तो ये तो हमेशा रहेगा। दूसरा प्रॉफिट, यानी लाभ, जिनको फेक न्यूज पहुंचाने से चाहे सामाजिक लाभ, आर्थिक लाभ, धार्मिक, यानी चाहे सांप्रदायिकता कराना चाहे वहां पर, जातिगत दंगे कराना चाहे वहां पर, तो जिनको जिस प्रकार से लाभ होगा वो इसका इस्तेमाल करेंगे फेक न्यूज। ऑब्वियस है, फेक न्यूज अच्छे इंसान तो करेंगे नहीं, गलत लोग गलत ढंग से फायदा उठाने के लिए करते हैं। प्रोफाउंड पब्लिक डिसएग्रीमेंट, यानी जब बहुत ज्यादा सार्वजनिक असहमति हो, तो उस समय भी पी, ये देखिए 1 P, 2 P, 3 P हो गया, यानी कि सार्वजनिक असहमति का मतलब किसी मुद्दे पर, जैसे CAA वगैरह, तो अब उसमें असहमति है, लेकिन अब क्या होगा, फेक न्यूज वाले उस असहमति को एक नया रूप दे करके दंगे करवा देंगे, उस प्रकार का। फिर क्या, प्लेटफॉर्म्स, ठीक है ना, यानी कि जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, तो ये 4 चीजें हैं, इसलिए 2021 में भी इस प्रकार का दुष्प्रचार चलता रहेगा। फर्जी खबरें फिर कहा गया क्यों बढ़ती रहती हैं। अब 2016 का निबंध आया था, 2016 का, कि सोशल मीडिया, अब जैसे आप देखिए 18, 19, 20 तीनों वर्ष निबंध आ गए हैं फिलोसफिकल थिंकिंग। अब हम क्या करेंगे, फिलोसफिकल वाले पकड़ेंगे, और 21 में क्या करेगा, पलट के सारा व्यवहारिक दे देगा, यानी सब पॉलिटिक्स दे देगा, डेमोक्रेसी दे देगा। तो इसलिए अब हमें उसके लिए भी तैयारी अभी से करनी है कि पलटा मारे तो हम पलट ले, नहीं तो हम तो थिंकिंग वाले कर ही रहे। तो अब क्या करा, 2016 में क्या पूछा था भाई, सोशल मीडिया, क्या पूछा था, सर दर्द होने लगा है। सोशल मीडिया घृणा फैलाने का अंतर्निहित माध्यम है। क्या है, सोशल मीडिया घृणा फैलाने का अंतर्निहित माध्यम है, हेट फैलाता है, ठीक है ना, हेट वगैरह यही सब। तो ये उस प्रकार के निबंधों के लिए है ये। तो फर्जी खबरें क्यों बढ़ती जा रही, अब क्यों, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ये समझ में आया कि अगर आप जो है प्लान से डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं, तो आप जो पॉलिटिकल नैरेटिव आपके खिलाफ बन रहे हैं या आपके समर्थन में बन रहे हैं, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यानी पॉलिटिकल नैरेटिव को चेंज करने में, पॉलिटिकल नैरेटिव का मतलब, मान लीजिए आप किसी पार्टी को समझ रहे हैं इसके कारण ये नुकसान हो रहा है, इसके कारण ये नुकसान हो रहा है, अगली बार इसको वोट हम नहीं करेंगे, तो फिर आप फेक न्यूज के द्वारा आपके दिमाग को वॉश आउट किया जाए कि नहीं नहीं, इसके कारण ये नुकसान नहीं हुआ, ये नुकसान इसके कारण हुआ। और धीरे धीरे फेक न्यूज पहले दिन आएगी तो आप कहेंगे हैं बेकार है, अगले दिन आएगी आप कहेंगे बेकार, फिर पता चला आप जिस जिस चैनल को खोल रहे हैं हर जगह वही चीज आ रही, फिर धीरे धीरे आपका एटीट्यूड चेंज होने लगे कि हाँ यार हो सकता है ये पहलू भी तो है, और इतना इंटरेस्टिंगली उसको प्रस्तुत किया जाता है कि आप फटाक से अटैक हो जा, मतलब उसके साथ कनेक्ट होते हैं। तो ये हो जाएगा, पॉलिटिकल पार्टीज इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद अब कोई भी एजुकेशनल रिफॉर्म, किस प्रकार का एजुकेशनल रिफॉर्म, यानी कि फर्जी खबरों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए नहीं किया जा रहा है, तो इसलिए भी ये फैलती जा रही है। आप बताइए कि सरकारों के पास इतने टूल्स हैं, डिमोनेटाइजेशन किया जा सकता है, तो फर्जी खबरों को नियंत्रित करने के लिए आदेश नहीं आ सकता, लेकिन नहीं आएगा क्योंकि वहां पर फायदा है। बिजनेस हाउसेस, न्यूज चैनल, सोशल मीडिया और जो इंडिविजुअल हैं फॉर इट्स ओन फेवर्स, यानी ये सब क्या है, व्यवसायिक घराने, समाचार चैनल, सोशल मीडिया, जितने भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन और व्यक्तिगत रूप से जो लोग भी मतलब इस व्यवस्था में इन्वॉल्व हैं, तो उनको लाभ होता है इससे, तो वो इसको हटाएंगे क्यों, उनको लाभ होता है ना। अरे भाई जैसे लाभ कैसे होता है, अब फेसबुक है, अब फेसबुक अगर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई राजनीतिक पार्टी कर रही है, तो फेसबुक उसको सपोर्ट करेगी, अगर वो सत्ता में है तो फिर कुछ लाभ लेना चाहेगी उससे, तो आपस में ऊपर ऊपर नहीं होता, जैसे क्रोनिक कैपिटलिज्म कहते हैं। तो सोशल इस फेक न्यूज में भी क्रोनिक कैपिटलिज्म इन्वॉल्व है, ये चीज है। यहाँ पे लाभ होगा, टीआरपी, पैसा मिलेगा, ये सारी बातें। अब ये देखो कितना अच्छा रहा, क्यों फेक न्यूज फैल रही है, तो इथिक्स में हर जगह। अब देखिएगा फर्जी समाचारों के परिणाम क्या हो रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेक न्यूज। पहला, एंटी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है ना। अब जो CAA था उसमें जो इसका विरोधी प्रदर्शन हो रहा था, तो प्रदर्शन तो लोकतंत्र की जान है, बिल्कुल उचित था, लेकिन जब फेक न्यूज आना स्टार्ट हुई
तो फिर सांप्रदायिकता फैल गई। फिर क्या करा, दिल्ली के दंगे, ये भी क्या थे, यानी कुछ लोगों ने कमेंट किया, फिर वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेशन हुआ, जिसके कारण से भावनाएं आहत हुई और दिल्ली दंगे हो गए। फिर इसके बाद क्या है, इमिग्रेंट क्राइसिस, यानी प्रवासियों का संकट ड्यूरिंग पैंडेमिक, यानी महामारी आई तो जो प्रवासी श्रमिक थे, महामारी आई, प्रवासी श्रमिक थे, तो स्वाभाविक है। अब आपने पढ़ा होगा ना कि एक अफवाह फैल गई, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ट्रेनों में चढ़ना, बसों में जाना, किलोमीटरों पैदल चल जाना, क्या बोला जाए, फिर डेथ हो जाना रास्ते में ही, समझ रहे हैं ना, कितने लोग ट्रेन के नीचे आ गए, ठीक है ना, आप समझ सकते हैं। तो गलत अफवाहें, और उसको रोकने के लिए कुछ किया नहीं गया। अब देखिए, लॉ टू कर्ब फेक न्यूज इन इंडिया, यानी फेक न्यूज को रोकने के लिए कानून कौन से हैं? तो पहला है देयर इज नो स्पेसिफिक लॉ, यानी कोई भी स्पेसिफिक लॉ नहीं अगेंस्ट फेक न्यूज इंडिया, स्पेसिफिक नहीं है कि जो फेक न्यूज के, लेकिन अब जो मीडिया को कंट्रोल करने के लिए अथॉरिटीज हैं, वो जो है इसको कंट्रोल करती हैं अपने अपने ढंग से, लेकिन ऑब्वियस है जब एक नहीं है तो अब अनेकों होने से कोई फायदा नहीं, चूंकि ये अनेकों अलग अलग चीज के लिए हैं, ठीक है ना। अब आप यहां से देख सकते हैं, अब क्या होता है, आर्टिकल 19 है जो फ्री ऑफ स्पीच मीडिया को प्रदान करता है, और उसी दर्शन के तहत सारे न्यूज चैनल जो है धुआंधार जो उनकी मर्जी हो प्रसारित करते हैं, फिर उसी का आधार लेके सोशल मीडिया पर आती हैं चीजें। तो फेक न्यूज के खिलाफ क्या क्या तंत्र है हमारे यहाँ, तो पहला है, ये सब याद करिएगा, ये सब कंटेंट जल्दी मिलता नहीं बच्चा, ये आपको भी पता है, हिंदू का बहुत बड़ा एडिटोरियल है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, क्या है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ये क्या करती है, ये रेगुलेटरी बॉडी यानी नियामकीय निकाय है। यह क्या करती है, ये वार्न करती है, इंश्योर भी करती है कि जो न्यूज पेपर हैं, जो न्यूज एजेंसी हैं, वो जो जर्नलिस्ट, जो पत्रकारिता की नैतिकता है उसको वायलेट ना करें, उसका उल्लंघन ना करें। तो पहला हो गया प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। दूसरा है न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, यह एक सेल्फ रेगुलेटेड बॉडी, यानी सेल्फ रेगुलेटेड बॉडी है, आत्म विनियम निकाय है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ भी गलत होता है तो उसके अगेंस्ट कंप्लेंट्स को सुनता है और उस पर डिसीजन करता है। तीसरा है सिविल और क्रिमिनल केस फॉर डिफामेशन, मानहानि के लिए सिविल या आपराधिक मामला, यानी कि आप मतलब अगर किसी के अगेंस्ट में फर्जी आ गया और वो फर्जी नहीं है तो आईपीसी सेक्शन 499 मानहानि की बात करता है, इसका सेक्शन 500, तो उसके आधार पर उस पर मानहानि का मामला दर्ज हो सकता है। चौथा इंडियन ब्रॉडकास्ट फाउंडेशन है, ये क्या करता है, यह भी उन कंप्लेंट्स को देखता है जो मतलब चैनल चल रहे हैं, अगर उस वहां पर कोई भी दिक्कत आती है तो इंडिया ब्रॉडकास्ट फाउंडेशन वहां पर भी मामले सुनता है। फिर अगला है ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल है, तो ये टीवी ब्रॉडकास्टर्स में जो भी फेक वगैरह आता है यह उनके खिलाफ के मामले सुनता है। तो पांचों याद करिएगा क्योंकि ऐसे कंटेंट मिलते नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, तो ये पांचों आप केवल, ठीक है। अब इसके बाद आता फेक न्यूज का लोकतंत्र पर असर क्या पड़ता है, तो पीपुल्स फेथ इन सोशल प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिड्यूस। आज आप लोग कहते हैं मीडिया पर विश्वास नहीं है, गोदी मीडिया, ये मीडिया, वो मीडिया, जो भी होता हो, ठीक है ना, तो यानी कि हमारा विश्वास टूटता है। और जब लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ पर जनता में जो सबसे लोकतंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण यानी जनता है, उसका लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ पर विश्वास टूटेगा, तो उस जनता की आंख है, कान है, नाक है मीडिया, और जब मीडिया और जनता में दूरी जाएगी लोकतंत्र हमेशा क्षरित होगा, कमजोर पड़ेगा। डिस्टर्ब द सोशल फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी, यानी समाज के सामाजिक ताने बाने को विचलित करते हैं। इंपैक्ट ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक संरचना पर उसका इंपैक्ट पड़ता है, ये सारे इंपैक्ट है। डेमोक्रेसी पर भी कुछ आए तो लिखिएगा, फेक न्यूज पर कुछ आएगा, कैसा कंटेंट है बताइएगा। चैलेंज क्या है फेक न्यूज को कंट्रोल करने में, कर्व करने में? पहला, कोई भी जो है फेक न्यूज की डेफिनेशन नहीं, भैया फेक न्यूज क्या होता है, कोई परिभाषा नहीं है, ठीक है। विनियमन का अभाव है, रेगुलेशन का अभाव है। फिर इसके बाद सोशल मीडिया पर फेक न्यूज को ट्रैक करना मुश्किल है, हालांकि आप हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक वगैरह ने बनाए हैं, लेकिन फिर भी। फिर इसके बाद मॉनिटरिंग जो इसकी इंडिविजुअल वर्सेस राइट टू प्राइवेसी,
तो अब हम मॉनिटर कैसे करें कि एक व्यक्ति जो कह रहा है वो दूसरों की निजता पर कैसे अटैक कर रहा है, तो ये सब कोई मापदंड तो है नहीं, ठीक है ना। और इसके बाद लैक ऑफ साइबर सिक्योरिटी सिस्टम भी है। तो ये 5 चुनौतियां 1 2 3 4 रट लीजिएगा। अब बताइए फेक न्यूज पर आगे की रणनीति। पब्लिक एजुकेशन इनिशिएटिव नीडेड, यानी कि लोगों को जागरूक किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है कि फेक न्यूज से कैसे बचें। मेक द पॉपुलेशन मोर अवेयर ऑफ फेक न्यूज। अब ये हम जनता को कैसे फेक न्यूज के अगेंस्ट जो है जागरूक करेंगे, तो आप सबको पता है कैसे करेंगे भाई। तो मैं तो यही कहूंगा स्कूलों की सबसे बड़ी भूमिका है, स्कूलों की, शैक्षिक संस्थानों की, इनको आप करिए। स्कूलों की भूमिका, अगर बच्चों को 6 क्लास से ही फेक न्यूज के बारे में बताया जाए तो अगली पीढ़ी निकल करके आएगी, वो मैटर ही नहीं होगा, वो हर चीज समझेगी। जागरूकता कैंपेन वैम्पेन नहीं होता, चैनल पे ये सब करवाई, लेकिन पढ़ाई में जब आ जाएगा फेक न्यूज का चैप्टर लगवाई। हमारे यहाँ फेक न्यूज का चैप्टर लगने में 10 साल लग जाएंगे। 10 साल के बाद जब फेक न्यूज की बात एकदम वो हो जाएगी, 10 साल के बाद लगेगा भाई, और उसको हम कहेंगे नई शिक्षा नीति में बहुत बड़ा रिफॉर्म हो गया। लेट करते हैं हम लोग, बहुत लेट करते हैं। अब बताइए कैसा कंटेंट है फेक न्यूज वाला, बताइए मस्त है कि नहीं है। तो फेक न्यूज की ABCD हमने सीख ली। फ्लू इन फुल फ्लाइट, तो अब जो फ्लू है बर्ड फ्लू के ऊपर एडिटोरियल आ गया। एवियन इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू, ठीक है ना, एक वायरल संक्रमण जो ना केवल पक्षियों बल्कि मनुष्यों को भी संक्रमित कर सकता है। वायरल इन्फेक्शन दैट कैन इन्फेक्ट नॉट ओनली बर्ड बट आल्सो ह्यूमंस। फिर क्या, H5N1 इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बर्ड फ्लू, मोस्ट कॉमन है बर्ड फ्लू का। अकॉर्डिंग टू द WHO ने क्या कहा, H5N1 वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन ह्यूमन इन हांगकांग इन 1997। प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि पहली बार जो ये बर्ड फ्लू था H5N1 जो इंडिया में आया अभी, ये कहां पाया गया था, हांगकांग में 1997 में, अकॉर्डिंग टू WHO। तो आप इसे पकड़ सकते हैं, ठीक है। बर्ड फ्लू इन इंडिया, तो अब कहां कहां फैल चुका, हिमाचल, हरियाणा, केरला, मध्य प्रदेश, और उसके बाद देखिए पंजाब, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, यूटी, जम्मू कश्मीर, ये देखिए आप यहां पर फैल चुका। तो ये हो गया आपका। अब ये वही है भैया, ये अमेरिका है, मतलब कोई मतलब नहीं है, वो जीत गए, जीता घोषित कर दिए, वहां झगड़ा हो गया, और ये है वैक्सीनेशन के लिए रेडी वेडी हो गए, कोई मतलब नहीं है। अब आज 5 ही एडिटोरियल हिंदू में आता है। फ्रंट पेज, अब यूएस में दंगे हो गए, ट्रंप बिडेन की जीत को कंफर्म कर दिया गया। ट्रंप के समर्थकों ने देख सकते हैं ये पूरा आग वाग जला दिया, प्रदर्शन कर दिया। हर जगह होता है, याद रखिएगा। इसीलिए मैंने कहा कि आप देखिए हर जगह ऐसा नहीं है, डेमोक्रेसी में ये आगजनी और ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हो जाता है। इसके कारण हमारा देश बुरा नहीं हो जाता। हमें अपने देश से हमेशा मोहब्बत करनी चाहिए। हिंदू पढ़ो तो ऐसा दिखा, अब ये देखिए ये क्या है, मोब नहीं हो रहा है यहाँ पे। हिंदू देखा तो लगता है बस देश हमारा जल रहा है, और अगर मतलब सरकार कोई भी काम कर रही तो माचिस की तीली फेंके जा रही, बस लो जलो, लो जलो, समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं, पॉजिटिव भी है। फिर इसके बाद अब ये PM मोदी ने इनॉग्रेट किया है रेवाड़ी न्यू मादर सेक्शन, किस चीज का, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये वर्ल्ड का पहला 1.5 किलोमीटर लॉन्ग इलेक्ट्रीफाइड डबल स्टैक लॉन्ग, यानी कि डबल डेकर होता ना, ये देखिए ये डबल डेकर ट्रेन के ऊपर एक और ट्रेन। तो ये इंडिया की पहली है न्यू फ्रेट कॉरिडोर। कहां कहां बना है, अब यहां पर आपको इंग्लिश लगेगा, आगे PIB में भी ये न्यूज है, आप पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद फॉरेन पे पहली बार एक इंडियन अमेरिकन यानी प्रवासी, ठीक है ना, अनिवासी भारतीय हैं, नेम्ड है, और सॉरी ये US आर्मी के फर्स्ट CIO बने, बहुत अच्छी न्यूज है, यानी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। PT के लिए भी इनका नाम इंपॉर्टेंट है। इंडियन अमेरिकन राज अय्यर नाम है, फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ द US आर्मी आफ्टर द पेंटागन क्रिएटेड द पोजीशन इन जुलाई 2020। जुलाई 2020 में यह पद बनाया गया चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और उसके बाद पहला इन्होंने किया है, तो यह हमारे लिए है, ठीक है। वन ऑफ द हाईएस्ट रैंकिंग इंडियन अमेरिकन सिविलियंस इन द US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। मिस्टर अय्यर होल्ड्स अ PhD इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, भारत का ब्रेन ड्रेन। ये हिंदिया में रहते तो और कुछ करते, लेकिन हो सकता है बेचारे को राजनीति के कारण मौका ही ना मिलता है, यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखिए प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कल है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब इसका विषय है आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आत्मनिर्भर भारत में योगदान।
फिर क्या है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रेवाड़ी मदार खंड को राष्ट्र को समर्पित किया गया, जो आपने अभी इंग्लिश में पढ़ा था आ गया हो, तो इसको याद रखिएगा, रेवाड़ी मदार खंड, ठीक है। फिर इसके बाद जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना को मंजूरी, पढ़ लीजिएगा, जम्मू कश्मीर पे विकास पर है ये, ठीक है ना। कोविड-19 के टीके की शुरुआत, ठीक है ना, आज हो चुकी है, आप यहां से याद रखिएगा। एनसीएलटी ने जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड के एनएचपीसी की प्रस्ताव योजना को मंजूरी दी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। और इसके अलावा ये ऐड हमारा है, पसंद आए तो इसके लाइव कोड के साथ आ जाइए, और नहीं पसंद आए तो भी आप यूट्यूब पर पढ़ते रहिए, ठीक है। प्लस वाले बच्चों, प्लस वाले बच्चों, प्लस वाले बच्चों, आपकी हिंदी की क्लास 9 बजे शिफ्ट कर दी गई है। थोड़ा मैं चाय पानी पी के आराम से फिर 9 बजे आज हम लोग करेंगे। डाउट है बट डाउट नहीं करेंगे हम लोग, जो पीछे अपना रह गया, कबीर हमने स्टार्ट किया था, तो कबीर की व्याख्या करेंगे। 9 बजे आप लोग मिलिए, और ठीक है। और वो ऐड यार यहाँ नहीं है, पीछे फिर निकल गया। 12 जनवरी से जो अपनी ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट हो रही है, स्पेशल क्लास फ्री, वो मैंने लिंक शेयर कर दिया, कर लीजिए। क्लास का पैटर्न क्या होगा नोट कर लो। सुबह 10 बजे क्लास होगी, और रात को अरे यार भूल गया, रात को 9 PM पे इसी 6 क्लास के एनसीईआरटी, यानी जैसे आपने 12 को 10th पढ़ा, 13 को मतलब 6 पढ़ा, 13 को 7th, उसी दिन फिर आपको दिन भर का टाइम मिला, रात को 9 बजे इस पर 25 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो दोनों एक साथ हैं, दोनों क्लास लॉन्च है, यानी कि सुबह ज्योग्राफी की और शाम को जो है इसकी, और ठीक है। अब मैं कल भी बिजी रहूंगा, कल इसलिए आपका इकोनॉमिक्स वाला भी थोड़ा रुका रहेगा। कल 2 बजे मिलूंगा, किस लिए सुन लीजिएगा, कल 2 बजे आऊंगा, तो सुबह की पाली का जो GS1 यानी आपका जो स्टार्ट होगा, हिस्ट्री कल्चर सोसाइटी और ज्योग्राफी, 2 PM एक रिव्यू करूंगा, केवल रिव्यू होगा, लेकिन रहना बहुत जरूरी है। फिर इसी वन पेपर को रात को 10 बजे पूरा विस्तृत एनालिसिस करूंगा। फिर इसके बाद GS2 जो हो जाएगा कल, यानी आपका पॉलिटी वाला, इसको रात को 8 बजे रिव्यू करूंगा। क्या करूंगा, आप इसको रात को 8 बजे रिव्यू करूंगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, फिर अगले दिन वैसे ही उसको डिस्कस करूंगा एक दिन, ठीक है। तो कल 3 बारी पूरा पेपर आपका GS1 कंप्लीट, GS2 का रिव्यू, GS2 अगले दिन पूरा कंप्लीट, फिर ऐसे GS3, ऐसे GS4। तो 10 तारीख को यानी 11 तारीख को मैं फ्री, फिर 12 तारीख से आपका स्पेशल क्लासेस जिंदाबाद। तब तक माहौल बनाते रहिए, ज्योग्राफी में जबरदस्त कंटेंट, मस्त मजा आएगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, लेट्स क्रिकेट बच्चों, मेहनत करिए, किताबों को बोझ बनाने की बजाय वहां से शब्दों को निकाल के खेलिए, उनसे बॉल खेलिए, ऐसे ऐसे, ठीक है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।